तो अभी आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एसएचएम बाकी है और आज एचएसएम खत्म कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के चैप्टर में थोड़ा जल्दी से एनर्जी मेथड सिखाता हूं। पहले एनर्जी मेथड क्या होता है कि किसी भी एसएचएम करते हुए पार्टिकल का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होता है। तो ऐसा एक मेथड बनाया गया। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। ऐसे में अगर मैं किसी का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो हम उसको कांस्टेंट लिखेंगे। फिर मैं इस एनर्जी को टाइम के साथ या पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने से आपको नेट रीस्टोरिंग फोर्स या आपको एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज -ω²x ऐसा प्रूव करता हुआ दिखाई देगा। एक्सेलरेशन इज ऐसा, एक्सेलरेशन को लिखते हैं d2x/dt2 इज इक्वल टू -ω²x। तो x का सेकंड डेरिवेटिव x के प्रोपोर्शनल हो जाए तो बीच में जो कांस्टेंट आएगा वो ω² हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2π/ω से हम सॉल्व करते। तो ओमेगा का वैल्यू बस कैलकुलेट करना, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो मेन हमारा फोकस है कि टाइम पीरियड कैसे निकालें ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमारा नॉर्मल फोर्स और टॉर्क मेथड में दिक्कत आ रही है। अब किस सवाल में एनर्जी मेथड लगाना है? जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो, यानी रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों होता हो या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट। मेनली एनर्जी मेथड उसमें लगाना चाहिए। लेकिन क्या सर किसी और में नहीं लगा सकते? अरे लगाओ, किसी में भी लगा सकते हो। बहुत सारे सवाल लोग करते हैं जिसमें अलग अलग बहुत क्वेश्चंस में एनर्जी मेथड से ही सॉल्व करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। मैं नहीं करता, मैं ऐसे सवाल में ही करता हूं जिसमें स्प्रिंग हो और एक से ज्यादा मासेस हो, मोर देन वन मास ऑसिलेट्स विथ स्प्रिंग। लगाओ एनर्जी। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्या और एग्जाम्पल में एनर्जी मेथड नहीं लगा सकते? लगा किसी में भी सकते हैं। मैं इनमें लगाऊंगा जिसमें एक से ज्यादा मास। और तबीयत का सवाल मत पूछो, तबीयत मेरी ठीक है। लास्ट वीक मुझे कोविड पॉजिटिव था, लेकिन बाद में मैं नेगेटिव हो गया तो फिर दिल्ली चला गया था। दिल्ली में मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी थी तो वो अटेंड कर लिया, वहां से फोटो भी खिंचा के डाले, आपने देखे भी होंगे। अपने सारे दोस्तों से मिले और फिर आई एम बैक फॉर योर सर्विस। फोर्स मेथड इजी है, ये एक बच्चे ने बोला, ये बिल्कुल सही असेसमेंट है कि फोर्स मेथड इजी होता है। यहां पे ये जो पुल्ली है ये मासिव है। पुल्ली का मास m है, रेडियस r है, और ये एक डिस्क की तरह पुल्ली है, ऐसा मान के चलेंगे। इसमें थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज नॉट कंसिडर्ड। आप मत करो। स्प्रिंग मास सिस्टम में जिस तरह से कांस्टेंट फोर्स से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्प्रिंग इनिशियली इलोंगेट हो जाता है और कांस्टेंट फोर्स को बैलेंस कर देता है, उसी तरीके से हम इसके कांस्टेंट फोर्स को यानी mg वाले फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर देंगे और स्प्रिंग की भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर देंगे। यानी कांस्टेंट फोर्स mg नहीं लग रहा है, ऐसा थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो। अब ध्यान से देखना, यहां टेंशन T है तो यहां भी T है। अगर मैं इसको x खिसका दूं तो पहला स्टेप यही है कि डिस्प्लेस द ब्लॉक by x moving with v and a। यानी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x है, उसी ब्लॉक का वेलोसिटी v है और उसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है।
ये तीनों सेम चीज के लिए मान लेना है, जिसका डिस्प्लेसमेंट x उसी का वेलोसिटी v उसी का एक्सेलरेशन है, सेम ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट x इसको ले लिया और वेलोसिटी v इसको ले लिया, ऐसा नहीं है, है ना। दूसरा बात, अगर इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस करोगे तो स्प्रिंग भी x इलोंगेट हो जाएगा क्योंकि टेंशन सेम है। और अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक v है तो इस पुल्ली का ये जो पॉइंट है जिससे धागा बंधा हुआ है वो भी v से चलेगा, तो ओमेगा ऑफ पुल्ली v बाय आर हो जाएगा, क्योंकि पुल्ली का फिक्स्ड एक्सिस ये रहा और फिक्स्ड एक्सिस से r रेडियस वाले पॉइंट का वेलोसिटी अगर v है, क्योंकि धागा ब्लॉक से जुड़ा है, अगर ब्लॉक v से चलेगा तो थ्रेड भी v से चलेगा, तो ये पॉइंट भी v से चलेगा, तो r रेडियस का पॉइंट अगर v से चलेगा तो ओमेगा का वैल्यू v बाय आर हो जाएगा। तो ये एक हमने पता लगा लिया। अब मैं एनर्जी लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। जल्दी जल्दी देखना ध्यान से, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा हाफ mv स्क्वायर और पुल्ली का काइनेटिक एनर्जी लिखा हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर और स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी लिखा हाफ kx स्क्वायर और इसको लिख दिया कांस्टेंट, mgh नहीं लिखना है। v and a moving with velocity v and acceleration a, moving with v and a, जिसका डिस्प्लेसमेंट x है उसी का वेलोसिटी v है उसी का एक्सेलरेशन a है। अलग अलग चीजों का नहीं। मैंने अभी क्या बोला कि अगर दो तीन ब्लॉक हैं तो कभी कभी लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं कि एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x ले लिया और वेलोसिटी v दूसरे ब्लॉक का ले लिया। ऐसा नहीं करना है, जिसका डिस्प्लेसमेंट तुमने x माना है उसी का वेलोसिटी तुम्हें v लेना है और उसी का एक्सेलरेशन a लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो मैं देखो धीरे धीरे डिफरेंशिएट करूंगा। हाफ m, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v dv बाई dt प्लस ये हाफ इधर 1/4 हो गया, कैपिटल M r स्क्वायर कट गया, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv बाई dt प्लस हाफ के x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और आगे dx बाई dt और ये सब मिला के इक्वल टू 0। अब 0 कर दिया तो आप देखो यहां पे हाफ और 2 कैंसिल हो गया, यहां पे हाफ और 2 कैंसिल हो गया, यहां पे हाफ और 2 कैंसिल हो गया। दूसरा ये वेलोसिटी और dx बाई dt आपस में सब कैंसिल होके उधर 0 में चले गए, तो यहां बचा m इंटू dv बाई dt यानी ma प्लस यहां बचा ये 2 बचेगा, कैपिटल M बाई 2 इंटू dv बाई dt को a लिख दिया और ये बचा kx उधर भेज दिया तो माइनस kx हो गया। तो एक्सेलरेशन का आंसर आया माइनस k अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बाई 2 इंटू एक्स। मैंने क्या बोला था, अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस kx ऐसा आ जाए माइनस समथिंग इंटू एक्स, तो ये जो समथिंग है ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह लिख दिया m प्लस m बाई 2 डिवाइडेड बाई k, ये हमारा आंसर आ गया। अब कई तरह के सवाल जवाब आपको होते हैं कि जैसे रोटेटिंग पुल्ली में दोनों साइड टेंशन सेम नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर रोटेटिंग जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये जो स्प्रिंग है ये निकालने के लिए हम पुराना वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से कह रहे हैं, वैसे टेंशन अलग अलग होता है हम, लेकिन एफबीडी नहीं बना रहे इसका, अब केवल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूज कर रहे हैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट से। तो आप ये मानो कि थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो ना, ये पुली मासलेस होता तो भी डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का ब्लॉक को ही मिलता, मतलब अगर ब्लॉक को एक्स खींचेंगे तो पुल्ली के डिस्प्लेसमेंट से ही ब्लॉक को स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट से ही ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो अगर मैं टेंशन वाले पुराने रिजल्ट से करूं और पुल्ली को मासलेस मान लूं तो सीधा मैं लिख सकता हूं कि टेंशन अगर सेम है या टी और टी है तो इसका भी एक्स और एक्स हो जाएगा। अगर आपको नहीं मानना तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो कि नॉर्मल तरीके से जैसे अगर हम भाई अब ये तो आपकी जिद वाली बात हो गई, उससे डिपेंड करेगा, तो अभी आप उसमें फंसो नहीं। जैसे ये है और यहां पे है, अब ये पुली अगर मैसिव है या ये पुली लाइट है उससे फर्क पड़ेगा नहीं, अगर इसको एक्स खिसकाएंगे तो ये एक्स ही खिसकेगा क्योंकि ये आपस में डायरेक्ट जुड़े हैं और यहां पे डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का कहीं नहीं हो रहा। तो अगर ये आपको याद होगा v1 प्लस v2 इक्वल टू v3, v1 प्लस v2 बाई 2 इक्वल टू v3 लिखते थे, तो यहां का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो v1 और v2 सेम हो जाएंगे।
अब मैं एक दो सवाल जल्दी जल्दी और करके दिखाता हूं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस इक्वेशन बनाना है, एमजीएच नहीं लेना। किसी का सवाल ये भी आया सर एमजीएच क्यों नहीं ले। मैंने आपको जब स्प्रिंग मास सिस्टम का केस कराया था तो आपको बताया था कि जो एमजी फोर्स लगते हैं उसके करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग पहले से डिस्प्लेस हो जाता है और वो एमजी को कैंसिल कर देता है। यानी समझ लो कि स्प्रिंग के अंदर दो फोर्स हैं, एक एमजी के बराबर का फोर्स है और एक हम जो खींच रहे हैं वो वाला एक्स्ट्रा फोर्स है। तो जब स्प्रिंग के बराबर वाला फोर्स एमजी को कैंसिल कर देगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को भी कैंसिल कर देगा। तो एमजीएच वाली एनर्जी के करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग में ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि आपस में कैंसिल हो चुकी होगी, तो उनको हटा दो। यहां पे स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट केवल एक्स लिखा है। याद रखिए अगर हम ऐसे ब्लॉक को छोड़ देंगे तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं रहता, थोड़ा सा पहले से इलोंगेटेड रहता। मतलब पहले से स्प्रिंग x1 इलोंगेटेड था, फिर x1 प्लस x इलोंगेटेड हुआ, तो फिर स्प्रिंग का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर है। उससे जो टर्म बनेगा वो mgh को अपने आप काटेगा। इसलिए mgh के बराबर mg के बराबर का स्प्रिंग में ऑलरेडी फोर्स है, तो mg के इफेक्ट को वो एक्स्ट्रा फोर्स अपने आप काट देता है। ठीक है ना। अभी एक दो सवाल और देखो, एक दो सवाल और देखो। देखो कई बार ऐसे होता है कि एक सवाल को अगर मैं 50 बार भी सिखाऊं तो वो सवाल से जो नॉलेज है वो एक लिमिटेड नॉलेज है, वो उतनी देर में ही आपको घुमाती रहेगी। लेकिन हर सवाल में सिमिलर चीज जब आती है सामने और आपको एक प्रोसेस समझ में आता है कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, तो वो प्रोसेस फॉलो करना आसान होता है। ध्यान से देखते जाइए। यहां पे अब ये थोड़ी देर मान के चलना, ये मासलेस पुली वाला सिस्टम है। मासलेस पुली वाला सिस्टम मान लो, ऐसे मान ले तो हम लोग उसी से निकालेंगे। नहीं तो अगर मैंने बोला ये डिस्प्लेसमेंट x है, इसका वेलोसिटी v है, इसी का एक्सेलरेशन a है, ये सेम लिख दिया। अब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है और यहां पे t a 2t है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x/2 हो जाएगा। ये शायद किसी को पता चल पाएगा। चलिए ये x v और a लिख दिया। यहां पे t और t यहां 2t लिखते हैं, डबल टेंशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाता है, तो ये x/2 हो जाएगा। अब आप देखो तो ये पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, ये वाला पॉइंट फिक्स है। देखो ये जमीन पे फिक्स है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी भी 0 होगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी भी 0 होगा, और जिस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा उसको हम ICOR बोल देंगे। तो ये पॉइंट ICOR हो गया। अब आप पुली को ध्यान से देखो, अगर उसका ये एंड नीचे बंधा हुआ है तो ये पॉइंट 0 वेलोसिटी का, ये ICOR हो गया। और ये वाला एंड पर जो ब्लॉक है उसको हम v वेलोसिटी से चला रहे हैं, तो यहां का डिस्टेंस 2r हो गया। तो 2r वाला पॉइंट अगर v वेलोसिटी से चलाएंगे तो पुल्ली का ओमेगा v/2r हो जाएगा। ये कोई समझ पाए क्या? ये जो डिफरेंशिएशन है ये चेन रूल से हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाते जाओ भाई। यहां पे v स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर लिखा हुआ है, किसी ने तरह है कि भाई डिफरेंशिएशन सर कैसे कर रहे हैं, तो हाफ m तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। लेकिन v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 भी होता है, बट इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dv/dt और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही तरीका है भाई। अगर आप किसी और वेरिएबल के टर्म्स में करते हैं तो उस वेरिएबल का टर्म और आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पे ICOR किनारे वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से ये वाला पॉइंट जिससे धागा जुड़ा हुआ है और ब्लॉक को चला रहे हैं v वेलोसिटी से, तो धागा भी चलेगा v वेलोसिटी से, तो ये वाला एंड पॉइंट भी चलेगा v वेलोसिटी से। तो ICOR से 2r डिस्टेंस पे है, अगर 2r डिस्टेंस वाले का वेलोसिटी v होगा तो इसका ओमेगा v/2r हो जाएगा। अब मैं आपको जल्दी से इक्वेशन लिख रहा हूं। देखिए इसमें स्पीड बहुत जबरदस्त बनती है। ब्लॉक का वेलोसिटी हमने v माना है, तो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिख दिया। पुल्ली का काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हाफ। देखो पुल्ली में ये पॉइंट ICOR है, तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी पॉइंट के अबाउट लेना पड़ेगा, और इस किनारे वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mr²/2 होता है। एक बार आपको फिर बताता हूं कि ये जो पुल्ली एक डिस्क की तरह है, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा, और इससे r डिस्टेंस पे ये जो कोना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये r और ऐड कर देंगे, यानी प्लस mr² और हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² हो जाएगा। ये हाफ i ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं,
ओमेगा का वैल्यू है v/2r, v/2r, और v/2r का होल स्क्वायर कर दिया प्लस हाफ k और x/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। याद रखिएगा जिसका डिस्प्लेसमेंट x है उसी का वेलोसिटी v मानना पड़ेगा, उसी से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अभी जरा चेक कर लो, इस पूरे इक्वेशन को अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा, यहां बचा हाफ m, उसको कांस्टेंट ले लिया, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2v dv/dt प्लस ये 3 और नीचे ये 4 है, ये 2 है और ये 2 है, यानी 3/16 हो गया, और मास m, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv/dt प्लस ये भी 4 होके इधर 2 हो जाएगा, तो k/8 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dx/dt इक्वल टू 0। याद रखिए dx/dt वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी और वेलोसिटी काट दिया, 2 2 और 2 भी काट दिया, अब जो बच गया उसको उधर भेज देंगे, बाकी सबको इधर रख लेंगे। तो यहां बच गया m/2, यहां बचा 3m/16 और यहां बचा k/8, इसमें से भी 2 कैंसिल कर देता हूं, 2 यहां पे कैंसिल करा, 8 बच गया, यहां कैंसिल करा, 4 बच गया, अब उधर भेज देते हैं। तो ये बचा m, dv/dt को लिखा a प्लस 3m/8 dv/dt को लिखा a इक्वल टू माइनस k/4 इंटू एक्स। अब ये जैसे ही उधर गया तो एक्सेलरेशन इज माइनस k/4 m प्लस 3m/8 हो गया, आंसर आ गया, टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√m प्लस 3m/8 अपॉन अरे भैया ये फोटो बन के आएगा, सवाल में पूछेगा टाइम पीरियड बताओ, फोटो देख के आपको डिसाइड करना है कि ब्लॉक को x चलाएं, वो v वेलोसिटी से ब्लॉक चले, a एक्सेलरेशन, पहले ये लिखा, पहले स्टेप में ये लिखा, फिर मैंने चेक किया कि अगर ब्लॉक का वेलोसिटी v है तो पुल्ली का वेलोसिटी कितना है, फिर मैंने ये चेक किया अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x है तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये दोनों चीजें अगर पता लगा ली तो इस इक्वेशन में पहले ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी लिखा, फिर पुल्ली का काइनेटिक एनर्जी लिखा, फिर हमने स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी लिखा इक्वल टू 0, इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया, 0 नहीं, डिफरेंशिएशन के बाद कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। देखो पहला स्टेप क्या कर रहा हूं आप समझना, आप पहले स्टेप पकड़ो, देखो मैंने क्या लिखा, पहले जो ब्लॉक है उसका x और v लिख दिया पहला। अब मैं चेक करूंगा अगर ब्लॉक x चलेगा तो स्प्रिंग कितना चलेगा, तो यहां t है, यहां t/2 आधा टेंशन डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ये सब नहीं समझते तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो ध्यान से, आपको हर चैप्टर में ये बताना पड़ रहा है, विच इज वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। ये जो तरीका है हमने निकाला, ये हमारा केटी स्पेशल मेथड था, T1 V1 इक्वल टू T2 V2 करके हम खड़ाक से निकाल लेते थे, लेकिन तब आप शायद सो रहे थे। तो अब मैं इसको दोबारा थोड़ा नए तरीके से बताता हूं। मान लीजिए एक पॉइंट चले x1, दूसरा चले x2, तो बीच वाला पॉइंट चलता है x1 प्लस x2/2, ऐसे होता है। तो मैं ऐसे करके देखो, ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो 0, और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है, उसको मान लिया x1, और इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा 0 प्लस x1/2, और इसका डिस्प्लेसमेंट अभी हमने क्या माना है x, तो x1 का वैल्यू जब सॉल्व किया, इधर 2 भेज दो भाई, 2x, तो x1 जहां लिखा है उसकी जगह हम लिख देंगे 2x। तो यहां देखो स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने लिख दिया 2x, इसमें टेंशन का भी आपको कोई झंझट नहीं है, ये भी मैंने बताया था जब कंस्ट्रेंट बता रहा था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सर ये दो ऐड करके फिर ये इक्वेशन बनाएंगे फिर आंसर आ जाएगा, जो लोग चालाक हैं वो देखते ही समझ जाते हैं, यहां t लिखा, यहां t/2, टेंशन हाफ,
डिस्प्लेसमेंट डबल, कहानी खत्म। चलो, x को नीचे खींचा, डिस्प्लेसमेंट x और वेलोसिटी v मान लिया, में लिख देता हूं, मान लो वे, ठीक, मान लो वे। और यहां t लिखा, यहां t/2 डिस्प्लेसमेंट डबल कर दिया, इसको x माना, ये 2x। अब जो जिसको चलाया वेलोसिटी v से, उसका पॉइंट तो v से चलेगा, देखो ये पॉइंट v से चलेगा, और ये पॉइंट ICOR है। कोई बताएगा कि ये ICOR क्यों है? आप कहेंगे सर बहुत ही चालाकी से आपने इसको ICOR बना लिया, क्योंकि ये ऊपर धागे से बंधा है और धागा छत से बंधा है और धागा रेस्ट पे है, तो ये पूरा धागा रेस्ट पे यहां तक रहेगा, और जो पॉइंट रेस्ट पे रहेगा वही ICOR हो जाएगा। तो बताओ इस पुली में ये पॉइंट ICOR है, यानी एक्सिस है, और सेंटर वाले पॉइंट से जो ब्लॉक बंधा है वो V से चल रहा है। तो इस पुल्ली का ओमेगा कोई बता सकता है? कोई लल्लू बच्चा भी आराम से बोल देगा सर ये डिस्टेंस R वाला पॉइंट V से चलेगा, तो ओमेगा V/R हो जाएगा। अब मैं ओमेगा निकाल चुका हूं, X मान के डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग निकाल चुका हूं। तो ब्लॉक अगर X चला तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकाल दिया 2x, और ब्लॉक अगर V से चला तो पुल्ली कितने ओमेगा से चला वो आया V/R। ये दो चीजें आपको बस x के टर्म्स में और v के टर्म्स। फिर एनर्जी, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हम हाफ mv² हमेशा ही लिखेंगे क्योंकि इसको v माना है ना, प्लस पुल्ली का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ 3/2 mr² e²/r², रख दिया, प्लस स्प्रिंग के लिए हाफ के 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हाफ m 3dv/dt प्लस हाफ 3/2 m 3dv/dt प्लस ये 2x² है, हाफ के 4x² 2x dx/dt, और ये सब का सम कर दिया 0। अब इसमें चाहो तो कुछ कैंसिल करना तो करो, dx/dt v कट गया, हाफ और 2 कट गया, हाफ और 2 कट गया, हाफ और 2 कट गया, बाकी उधर भेज देंगे। तो ma प्लस 3/2 ma और k 4x उधर भेज दिया, -4kx, a का वैल्यू आया -4k अपॉन m प्लस 3m/x, टाइम पीरियड आया 2π√m प्लस 3m/2 अपॉन। नहीं भाई, पिछली वाले की जगह 4k तो आया ही है, 3m/2 भी 3m/8 की जगह आया है। कार्तिक भाई अभी 2-3 डाउट है कि सर ICOR क्या होता है। ICOR लग रहा है आप लोग लेट ज्वाइन करें, या फिर आप लोगों को वो वाला वो हो गया, एक समस्या थी, एक पिक्चर मैंने देखी थी, आपने भी देखी होगी, लेकिन आपने देखी होगी आपको पता नहीं चलेगा देखी है। एक पिक्चर था गजनी, गजनी मूवी देखी? गजनी किसी ने है? गजनी मूवी अगर आपने देखी हो तो आपको नहीं, लेकिन गजनी मूवी की अगर बीमारी आपको है तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने गजनी मूवी देखी है कि नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि उसमें बीमारी वही थी कि वो थोड़ी देर के बाद भूल जाता था कि क्या हुआ, है ना, जो हीरो था बेचारा भूल ही जाता था क्या हुआ। तो अगर वो समस्या है किसी के साथ तो वो भूल चुका होगा कि ICOR क्या होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। लेकिन अब ये मैंने बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर से जाने का खतरा। थोड़ा कोशिश करेंगे, हो जाएगा आपसे,
लेकिन अगर तुरंत गिव अप करने के चक्कर में तो मुश्किल ज्यादा होती है ना। ऐसा सर आपने पढ़ा हमें नहीं है, सर आपने पढ़ा हमें नहीं है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, देखो आ तो रहा है। पहला स्टेप लिख रहे हैं एक्स और वी, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में पता करो स्प्रिंग कितना चला, और वी के रिस्पेक्ट में पता चलो पुल्ली कितना ओमेगा हुआ, और फिर दोनों को अप्लाई कर दो। चलिए, ये सवाल मेरा होमवर्क है आपके लिए। आपको अभी जो सिखाया, जैसे ये पुल्ली मासलेस है, पहले तो मासलेस लेके करना, बाद में मास लेके भी कर सकते हो, यानी कि मासलेस एंड M3, मतलब दो बार सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट में ये पुल्ली को मासलेस लेना है और दूसरे बार में ये पुल्ली को M3 मास का लेना है। लेकिन ब्लॉक ये रहा, ब्लॉक को x चलाओगे, यहां v लिख दोगे, ब्लॉक का टेंशन t है, टी यहाँ 2t हो जाएगा, x वाइट हो जाएगा। आप जैसे ही करना स्टार्ट करोगे वैसे ही आपको स्टेप पता चल जाएंगे। ब्लॉक को x चलाया, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x बाई 2 हो गया, ब्लॉक का वेलोसिटी v लिया, तो इसका वेलोसिटी आपको चेक करना है कितना होगा। यहां पे ICOR है, ये ICOR है, ये वाला पॉइंट, तो ICOR से देख लो कितना डिस्टेंस वाले पॉइंट का वेलोसिटी भी। तो ऐसे ही इस पुली का ओमेगा निकल आएगा, तो इस पुली का काइनेटिक एनर्जी निकल आएगा। ICOR पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लेना वो भी आ जाएगा। फिर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पुली का काइनेटिक एनर्जी लिखो, ये पुली मासलेस है इसको मत लिखो, इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी लिखो, तीनों काइनेटिक एनर्जी सम 0। अब ये ब्लॉक के साथ ये पुली भी मासिव है, अगर ये वाला भी M3 मास का है तो इसका काइनेटिक एनर्जी लिखो, फिर इसका लिखो, फिर इसका लिखो, फिर पुली स्प्रिंग का लिखो, और सबका सम इक्वल टू कांस्टेंट डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी जो आपने एग्जाम्पल करे बच्चों वो एडवांस के लिए हैं। आज तक इस लेवल का सवाल भी एडवांस में कभी आया नहीं है, तो आएगा तो यही वाला ही आएगा। अरे यही नहीं आया आज तक, ये सब तो बहुत ऊंची बातें हो गई, लेकिन आपने 2-3 कर लिए, ज्यादा PhD करने की जरूरत नहीं। आज तक ये भी नहीं आए तो थोड़ा बहुत भी करके गए जाओगे तो मामला बन जाएगा। अब 2-4 एग्जाम्पल होते हैं जिसमें SHM करता है पार्टिकल। आपको ग्रेविटेशन पढ़ा है क्या मैंने? अरे लास्ट क्वेश्चन में रेडियस कहां 2r ले लिया भाई, क्या बोल रहे हो, कहां रेडियस 2r लिया, कहां 2? ये ICOR है तो यहां से 2r डिस्टेंस का पॉइंट ही तो v वेलोसिटी से चलेगा भाई, कहां सेंटर में, ब्लॉक तो यहां कनेक्टेड है यार, तो सब समझ के करो ना। चलिए, तो चलो कहते हैं सर आप चैट पढ़ते हो और फिर आप सेंटी हो जाते हो, फिर हमको उल्टा सीधा बोलने लगते हो। चैट पढ़ते क्यों? चैट पढ़ना इसलिए जरूरी कि कहां आप लोग फंस रहे हो वो थोड़ा समझ में आए। चलिए, नहीं करा है तो इसको हम छोड़ देते हैं, मैं आपको इसका अलग से वीडियो भेजूंगा जिसमें ये वाला सवाल सॉल्व होगा। फ्लूइड भी हमने करा नहीं है, लेकिन फ्लूइड बड़ा आसान है, उसको देख लो। मान लीजिए इधर अल्फा और बीटा एंगल का एक ऐसा ट्यूब है वी शेप का, इसमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसमें जो लिक्विड भरा है उसका मास M है। मास M दिया जा सकता है या टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड, L दिया जा सकता है, या मास M दिया जा सकता, दोनों में से कोई एक चीज दी होगी, दोनों नहीं दिए होंगे। लेंथ ऑफ लिक्विड L है, यानी कि यहां से लेकर पूरा लेंथ L है, L1 और L2 मिला के L। फिर हमने क्या किया, इधर का जो कॉलम है उसको थोड़ा x ऐसे नीचे की तरफ, मतलब कि इसके अलोंग द लाइन x डिस्प्लेस कर दिया, और ये वाले पर भी क्योंकि दोनों जगह क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो इधर से x दबाएंगे तो ये इधर से x आगे चढ़ जाएगा, यानी कि लिक्विड थोड़ा ऊपर आ जाएगा, इधर लिक्विड थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब जब लिक्विड नीचे आ जाएगा तो इधर देखेंगे और जो लिक्विड ऊपर चला गया उसको देखेंगे तो उनके हाइट में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। अगर इधर के साइड में x लिक्विड ऊपर चढ़े और ये एंगल अल्फा हो तो हाइट का जो चेंज आएगा वो x साइन अल्फा होगा। इधर से अगर लिक्विड को x नीचे धक्का दूं और यहां पर हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा बनता हो तो इधर का जो वर्टिकल हाइट है वो x साइन बीटा हो जाएगा। तो टोटल डिफरेंस ऑफ हाइट x साइन अल्फा प्लस x साइन बीटा हो जाएगा।
ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट है इससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस। यानी जिधर हाइट ज्यादा होती है वहां ज्यादा प्रेशर होता है और जिधर हाइट कम होती है वहां पे कम हो जाता है प्रेशर। और लिक्विड हमेशा फ्लो करता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। मान लीजिए किसी पिस्टन से मैंने इधर के एक साइड के लिक्विड को एक्स नीचे धक्का दे दिया और अचानक पिस्टन बाहर निकाल लिया, तो जो लिक्विड बराबर लेवल पे था वो एक साइड से थोड़ा नीचे धक्का दे दिया, एक साइड से ऊपर उठ गया है। अब अचानक पिस्टन हटा लेंगे तो जो लिक्विड नीचे है और जो ऊपर है उनके बीच में हाइट का डिफरेंस है। उस हाइट के डिफरेंस की वजह से एक साइड का प्रेशर दूसरे साइड के प्रेशर से थोड़ा ज्यादा है, और जितना एक्स्ट्रा प्रेशर है उस एक्स्ट्रा प्रेशर से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। हायर प्रेशर लिक्विड अपने को नीचे और लोअर प्रेशर वाले को ऊपर धक्का देगा और ये लिक्विड वापस भागेंगे तो नीचे आके ऊपर चढ़ जाएगा, उस तरफ चढ़ेगा तो उधर का प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर इस तरफ चढ़ेगा। ऐसे लिक्विड कुचुक 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 प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक्स्ट्रा। फॉर्मूला होता है रो जी एच। रो क्या है? रो लिक्विड की डेंसिटी है। रो जी एच, एच की जगह लिख दिया एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हो गया डेल्टा पी। इफ एरिया ऑफ ट्यूब इज ए, तो हमारा जो फोर्स बना रीस्टोरिंग फोर्स वो हो गया प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, रो जी एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू ए। ये जो फोर्स आया ये एक्स के प्रोपोर्शनल है। जब भी रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाए तो आप कह दो तुरंत एसएचएम हो रहा है जी, और जो बच जाए वही कांस्टेंट के है। तो हमने बोला के का वैल्यू हुआ रो जी एरिया इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हो गया के का वैल्यू। और एम से डिवाइड कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया, तो के बाई एम हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू आ गया तो टाइम पीरियड भी निकल आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई रूट एम बाई के। तो एम अपॉन रो जी ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स हो गया। प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, एक साइड का प्रेशर दूसरे साइड के प्रेशर से ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स हुआ वही रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, और वो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब एसएचएम। एसएचएम हुआ तो ये एक्स के अलावा जो होता है उसको ए बोलते हैं, वो के हो गया। जो एक्स के अलावा होता है उसको के बोलते हैं, वो के हो गया। और के बाई एम ओमेगा स्क्वायर होता है तो के बाई एम कर दिया टाइम पीरियड 2 पाई बाई रूट बाई के। जब मैं फोर्स को रीस्टोरिंग कहता हूं तो आप मान के चलिए उसमें माइनस आता नहीं है, लेकिन वो अगर वेक्टर में लिखे तो माइनस आ जाएगा, माइनस की चिंता हम करते नहीं है। जैसे कि अगर मैं मीन पोजीशन से ऊपर उठा रहा हूं और नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट तो है ही भाई। तो यहां पे माइनस लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन हमको माइनस तो केवल यही चीज बताने के लिए काम आता है कि अपोजिट में फोर्स लगे। ये एक एग्जांपल है जो होमवर्क है, आप खुद करना है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक साइड का एंगल मैंने 90 दे दिया है और दूसरे साइड का 90 माइनस थीटा दे दिया है। तो बीटा की जगह 90 और अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा लिखोगे तो पिछले वाले आंसर से ही आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल में ये भी वैसे होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कभी सुना है? कभी सुना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में जब आप डुबोते हैं, जो जितना पार्ट लिक्विड में डूबता है उसके हिसाब से एक अपथ्रस्ट यानी बॉइंट फोर्स लगता है। तो अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है
उसका वैल्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी ऐसे होता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी, इतना फॉर्मूला अपथ्रस्ट का होता है, या फिर mg रो एल बाय रो एस, ऐसा अपथ्रस्ट लगता है। mg क्या है? उस ब्लॉक का वेट जिसको हमने पानी में डाला, और पानी में डालने पर mg रो एल बाय रो एस, जब अगर पूरा डूब रहा है तो हटा देते हैं। अब आप सोचो, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डूबा हुआ है, थोड़ा सा बाहर है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं x डिस्प्लेसमेंट कर दूं, ये अभी मीन पोजीशन पे है, अगर मैं इसको x डिस्प्लेस कर दूं तो ये ब्लॉक x एक्स्ट्रा पानी के अंदर डूब जाएगा। तो जितना पार्ट इसका पानी के अंदर एक्स्ट्रा डूब जाएगा, उतने पार्ट के वॉल्यूम के हिसाब से इस पे एक्स्ट्रा थ्रस्ट लगेगा। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखता। अभी यहां पे यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एंड मास एम हैविंग ए एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए लेंथ वर्टिकल, इट इज मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है और सबमर्ज्ड है। फिर थोड़ा सा पुश करके छोड़ा तो ये पुचुक पुचुक ऑसिलेट करने लगा। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की जगह रो लिखा, और एरिया इसका ए है, और जितना लेंथ मैंने एक्स्ट्रा डुबोया वो एक्स है। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम डूब गया? एक्स वॉल्यूम डूब गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। ये तो अपथ्रस्ट का फोर्स आया। और अगर इसको एक्स डुबोएंगे तो स्प्रिंग कितना एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हो जाएगा? स्प्रिंग भी एक्स, तो एक्स्ट्रा फोर्स ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स कितना बनेगा? वो बनेगा के एक्स। तो के एक्स और ये दोनों फोर्स ही इसको ऑसिलेट करा रहे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा रो ए जी प्लस के एक्स। अब अगर ऐसा फोर्स आ जाए रो ए जी प्लस के इंटू एक्स, तो ये के इफेक्टिव पूरा के का वैल्यू हो गया, तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई रूट एम बाई के। एम या फ्रीक्वेंसी पूछा है तो उल्टा कर देंगे, सवाल में फ्रीक्वेंसी पूछा उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई 2 पाई के बाई एम। के की जगह लिख दिया रो ए जी प्लस के बाई एम। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? तो यहां पे ऑसिलेट कौन कराएगा? मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कोई ऐसे प्लास्टिक का डिब्बा पानी के ऊपर पड़ा हुआ है और वो तैर रहा है, अगर उसको थोड़ा भी पानी में एक्स्ट्रा ऐसा जरा सा धक्का देके छोड़ोगे तो वो ऐसे वाइब्रेट करने लगता है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब है पानी अकेला भी वाइब्रेट कराना चाहता है, और एक केवल स्प्रिंग से लगा के ब्लॉक को टांग दो और उसको थोड़ा वाइब्रेट कराओ तो वो वाइब्रेट स्प्रिंग कराता है। हाँ जी, तो स्प्रिंग भी रिस्टोरिंग फोर्स बनाता है और पानी भी रिस्टोरिंग फोर्स बनाता है। तो जब दोनों के साथ एक साथ आएगा तो दोनों का इफेक्ट आपस में ऐड ही हो जाएगा। अब जरा हेडिंग लिखो, सुपर पोजिशन ऑफ एसिड। सुपर पोजिशन एक जनरल मेथड है जो कि बहुत ही फेमस प्रिंसिपल बताता है। सुपर पोजिशन क्या बोलता है? अगर एक एसएचएम की वजह से पार्टिकल ऑसिलेट करना चाहता था और उसका डिस्प्लेसमेंट x1 होना चाहता था, और दूसरे फोर्स की वजह से वही पार्टिकल एक नया एसएचएम करना चाहता है और उसका डिस्प्लेसमेंट x2 होना चाहता है, अगर दोनों फोर्स में एक साथ ही ऑब्जेक्ट पे लगा दूं, जैसे मैं एक हाथ से पार्टिकल को ऑसिलेट कराऊं और वो ऐसे एक्स एक्सिस पे रोटेट कराना चाहूं, और मेरा भाई जब रोटेट कराता है तो वो अलग एसएचएम को रोटेट कराना चाहता है अलग तरीके से। अब अगर दोनों भाई उस पार्टिकल को एक साथ पकड़ के ऑसिलेट कराएं तो ना तो कंप्लीटली उसके हिसाब से ऑसिलेट होगा, ना ही कंप्लीटली मेरे हिसाब से। लेकिन किसी एक मोमेंट में मेरी वजह से अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x1 आना है और मेरे भाई की वजह से डिस्प्लेसमेंट x2 आना है, तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 हो जाएगा। ये जो कहानी है इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। क्या? कि इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जो एसएचएम के होने थे, अगर सारे के सारे इफेक्ट एक साथ किसी पार्टिकल में घुस जाएं तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट्स। समझ गए क्या? अगर कई सारे एक पार्टिकल को, किसी ने बोला एक पार्टिकल को F1 वाला फोर्स लगाते हैं यानी स्प्रिंग से ऑसिलेट करते हैं, तो ऐसे हो रहा है।
और पानी में ऑसिलेट करते तो वैसे हो रहा है, और किसी और तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं तो किसी और तरीके से हो रहा है। तो अगर 3-4 अलग अलग फोर्सेस अलग अलग ऑसिलेट करा रहे हैं, सबको एक साथ लगा दे तो क्या होगा? तो आप कहोगे यार सबको एक साथ लगा दे तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले बोला अगर एक फोर्स की वजह से पार्टिकल 1 सेंटीमीटर जाना चाहता है और दूसरे फोर्स की वजह से 2 सेंटीमीटर सेम डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो दोनों एक साथ आ गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप बोलो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि पार्टिकल एक की वजह से 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होना चाहता है और दूसरे फोर्स की वजह से -2 होना चाहता है। अब अगर दोनों एक साथ घुस जाएं तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो 1 सेंटीमीटर में -2 ऐड कर दो, -1 आ जाएगा। इसका मतलब है वेक्टर सम कर देना डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है जो हम पहले कर रहे हैं, स्पेशल केस, यही इंपॉर्टेंट केस है, यही पूछा जाता है। जनरल सवाल नहीं आते, इंपॉर्टेंट केस ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत अलग अलग टाइप के एसएचएम हो सकते हैं, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइम इंटरवल के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा केस सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 2 अलग अलग एसएचएम है। एक बार एक पार्टिकल ऐसा भी एसएचएम कर सकता है और यह पार्टिकल ऐसा भी एसएचएम कर सकता है। इसमें एसएचएम का एम्पलीट्यूड A1 है, इसमें एसएचएम का एम्पलीट्यूड A2 है, लेकिन दोनों का ओमेगा सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। हाँ, तो हम लोग अभी यहां पे बात कर रहे हैं क्या कि 2 एसएचएम अलग अलग हैं लेकिन दोनों का ओमेगा सेम है। ओमेगा सेम, देखो लिखा सेम फ्रीक्वेंसी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1 + x। लेकिन क्या याद रखना है? न्यू मोशन विल बी SHM of same omega but different amplitude। डिफरेंट एम्पलीट्यूड मतलब एक नया एम्पलीट्यूड बनेगा जिसको हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहेंगे। एक नया एम्पलीट्यूड बन जाएगा ना। इसका मतलब है अगर ये दोनों एक पार्टिकल के अंदर एक साथ घुस गए तो पार्टिकल ना तो A1 के एम्पलीट्यूड से चलेगा ना ही A2 के एम्पलीट्यूड पे जाएगा, वो एक नए एम्पलीट्यूड पे जाएगा जिसका वैल्यू इनके फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो दोनों मिलके जो नया बनेगा वो भी एक एसएचएम ही होगा और उसका भी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वो ओमेगा सेम होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड नया होगा। और जो एम्पलीट्यूड पता लगाने का तरीका है, टू फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड यूज फेजर मेथड। और फेजर मेथड को हम बोलेंगे इट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू वेक्टर एडिशन। आपको अब मैं बोलता हूं, जैसे आप आंसर तुरंत निकाल देंगे। फेजर मेथड क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये जो क्वांटिटीज होती है इसमें इस एंगल को फेज कहते हैं, तो जो फेज पर डिपेंड करती है क्वांटिटी उनका नाम फेजर लिख दिया। यानी x1 और x2 फेजर्स हैं क्योंकि इनके वैल्यूज इस एंगल पर डिपेंड करते हैं और इस एंगल का नाम फेज है। फेज, फेज बोलते हैं। ऐसे बोलते थे ना, पार्टिकल एसएचएम में चल रहा है, a/2 पे उसका फेज 30 डिग्री है, √3a/2 पे उसका फेज 60 डिग्री है, ए पे चला गया तो उसका फेज 90 डिग्री है। तो पार्टिकल के पोजीशन के करस्पॉन्डिंग अलग अलग जो एंगल दिखते हैं इक्वेशन में उनको हम फेज कहते हैं। फेज जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उन क्वांटिटी को फेजर कहते हैं। तो x1 x2 जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो फेजर्स हैं और इनको हमको ऐड करके नया एम्पलीट्यूड निकालना है। मेथड का नाम फेजर मेथड रख दिया। बट फेजर मेथड अलग से कोई मेथड नहीं है, जैसे वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ था वही लॉ लगाना है। तो हमने क्या कहा, एक वेक्टर A1 का ले लो, एक वेक्टर A2 का ले लो और उनके बीच में वही एंगल लिख दो जो इनके बीच में डिफरेंस ऑफ फेज है। तो फाई क्या है? फेज डिफरेंस है, तो लिख दी। तो क्या हम ऐसे एक पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? हाँ जी। तो क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी हमारे पास है? बिल्कुल। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? अगर कुछ नहीं आता हो तो भी लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab cos θ। लेकिन ये फेज डिफरेंस हमने क्यों ऐसा लिख दिया, इसका क्या मीनिंग है सर? थोड़ा मुझे समझाइए, अभी और समझाते हैं।
सूर्या रस्तोगी अभी जाग रहे हैं बेटा हम ये। अरे बेटा सूर्या रस्तोगी क्या बोल दिए हो? हम लोग अभी एसएचएम के सुपर पोजिशन पे हैं, अभी वेव नहीं पढ़ रहे। लग रहा है आप दूसरी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और वहां पे आपको वेव पढ़ाया गया है, जिससे आप वहां से रिलेट कर रहे हैं। मैंने अभी वेव वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया। मैं इतना किरकुट टीचर हूं कि एसएचएम में भी सुपर पोजिशन पढ़ाऊंगा, वेव में भी सुपर पोजिशन पढ़ाऊंगा, ग्रेविटेशन में भी सुपर पोजिशन पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सुपर पोजिशन पढ़ाऊंगा। हर चैप्टर में जहां सुपर पोजिशन आएगा मैं सुपर पोजिशन पढ़ाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जब मैं एक चैप्टर में सुपर पोजिशन पढ़ा रहा हूं तो आप कंफ्यूज होकर दूसरे चैप्टर की बात मुझसे करने लगा, अरे सर वो तो पढ़ाया नहीं, आप तो ये वाला चीज पहले पढ़ा रहे। अबे ये एसएचएम चल रहा है, तुम जो बात कर रहे हो वो वेव की है। क्या लिखा है? सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां पे एक सवाल है, उसको हम सॉल्व करते हैं फेस वैल्यू पे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। लिखा पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू एसएचएम, x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा सवाल पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0, तो पहले x1 का वैल्यू निकालेंगे एट t इक्वल टू 0, तो a साइन ओमेगा और ओमेगा टाइम की जगह लिख दिया 0। देखो t इक्वल टू 0 यहां पे डाल दिया, तो ओमेगा टी 0 कर दिया तो साइन 0 हो गया, साइन 0 का मतलब x1 का वैल्यू 0 हो गया। ऐसे ही x2 का वैल्यू निकाला तो a2 साइन ओमेगा टी की जगह 0 प्लस पाई बाई 3 कर दिया। साइन पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री लिखा तो √3a/2 हो गया। फिर मुझे किसी ने पूछा कि नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली लगा दिया और उससे आंसर आ गया √3a2/2। ये हुआ पहला पार्ट। पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए कोई एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है, बस आपको यह पूछा है कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या होगा आंसर। तो आपको यह करना है कि दोनों इक्वेशन में वो पर्टिकुलर मोमेंट सॉल्व कर दो और फिर x1 x2 का वैल्यू लेके सिंपली ऐड कर दो। इसमें एसएचएम बनाने को नहीं कह रहा, लेकिन सेकेंड पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये नया एसएचएम बनाने को बोल रहा। लिखा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। अब ना तो पार्टिकल A1 के एम्पलीट्यूड पे चढ़ेगा, ना ही पार्टिकल A2 के एम्पलीट्यूड से चलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल में दोनों एसएचएम एक साथ घुस गए हैं। तो दोनों का सुपरपोजिशन जब करेंगे तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ना तो A1 होगा, जैसे हमारा फॉर्मूला होता था। तो अगर मैं पूछता इस पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो A1 ओमेगा है। व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल? आप बोलेंगे A2 ओमेगा है। देखो ध्यान से, अगर पहला इस वाले पार्टिकल का एसएचएम का वेलोसिटी पूछते A1 ओमेगा, इसका एसएचएम का मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो A2 ओमेगा, लेकिन दोनों मिक्स हो गए। अब पूछा है अब नया वेलोसिटी मैक्सिमम बताओ, तो हम कहेंगे यार ओमेगा तो सेम रहता है, बस एक ही जगह रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख दे तो मजा आ जाएगा। अब सर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैंने अभी वो बता दिया आपको कि अगर दो वेक्टर हैं A1 और A2 और उनके बीच में यहां लिखा ओमेगा टी और यहां लिखा ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, तो आप कहेंगे ये लाइन हो गया A1, इसके डायरेक्शन का नाम लिख दो ओमेगा टी। तो इससे ओमेगा टी से ये आगे है, कितना एंगल आगे है? 60 डिग्री, तो इसका डायरेक्शन हो गया ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री या पाई/3। तो दो वेक्टर अगर आपके पास हो तो क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल सकता है? आप कहेंगे हाँ जी निकल सकता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 60, ये लिख दिया तो उससे रिजल्टेंट आ गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर क्या हुआ? ए रिजल्टेंट इंटू ओमेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का आंसर क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर ए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट
किसी एक मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट पूछा तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल के ऐड कर दो, सिंपल। ये किसी भी केस में हो सकता है, इसके लिए ओमेगा सेम होना जरूरी नहीं है। ये ओमेगा अलग अलग भी होते तो मैं x1 x2 निकाल के ऐड कर सकता हूं। दिस प्रिंसिपल वर्क्स फॉर ऑल केसेस। लेकिन अगर ओमेगा सेम होते हैं तो ये नया SHM बन सकता है विद न्यू एम्पलीट्यूड, और न्यू एम्पलीट्यूड में नया SHM बन जाएगा, न्यू एम्पलीट्यूड वाला। तो न्यू एम्पलीट्यूड का जो SHM है उसका नया वेलोसिटी आ जाएगा ए ओमेगा। लेकिन ए नया बनेगा तो ए ओमेगा भी नया बन जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह ओमेगा स्क्वायर ए भी बन जाएगा। बहुत बढ़िया। गर्वित ने बोला मैंने पहले ही आपसे पहले सॉल्व किया, बिल्कुल सही। ये जो तुमने बात कही इसी से मैं खुश हो गया। आपकी स्पीड मेरी स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए और आपका दिमाग मेरे दिमाग से ज्यादा तेज है, इसलिए अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आप लोग अभी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस खेल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और आप ये मान लीजिए आपसे अच्छा कोई नहीं खेल रहा। ठीक है, पहले ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कोई ज्यादा घबराहट नहीं होगी। ये पढ़े ना पढ़े, आपको बस जो आता है उसकी पूरी कोशिश करते चलिए। इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यानी एक है ए साइन ओमेगा टी और दूसरा है, देखो अब इसमें एक दो एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं। इसमें कोई एंड नहीं है, इसमें कोई एंड नहीं है सवालों का। एक इक्वेशन लिखा ए साइन ओमेगा टी और दूसरा इक्वेशन लिखा ए साइन ओमेगा टी, या A1 लिख दिया या A2। अब पूछा फाइंड रिजल्टेंट पाथ, तो आपको बस फेस वैल्यू पे सॉल्व करना, मतलब जस्ट सॉल्व करना। मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो x अपॉन वाई का वैल्यू आया A1 बाई A2, यानी y का वैल्यू आया A2x बाई A1। ऐसा पाथ को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो पार्टिकल x में नहीं चलेगा और y में भी नहीं चलेगा, ऐसे बीच के रास्ते में चलता हुआ SHM करेगा। ये वाले पाथ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी हो गया। जो बच्चे मैथ्स के हैं वो जानते हैं कि इस तरह का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। कौशल शर्मा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी का फंक्शन हमें पता हो। फंक्शन नहीं पता था, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू पता था, उससे एक्सेलरेशन नहीं आता। एक्सेलरेशन SHM के फॉर्मूले याद करने से अब आएगा। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए होता है और वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, ओमेगा इंटू ए होता है। तो वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं एक सिचुएशन और बोल रहा हूं, x इक्वल टू A1, एक सवाल और कर रहा हूं, x इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू A2 कॉस ओमेगा टी, ऐसा इक्वेशन दिया है। तो आप कहेंगे, मान लो ऐसा पूछा कि इक्वेशन पाथ बताओ, पाथ बताओ, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, क्योंकि एक साइन ओमेगा टी और दूसरा कॉस ओमेगा टी है, दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर से सुन लो, x बाई A1 किया तो साइन ओमेगा टी आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। ऐसे y से A2 डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, दोनों का सम किया तो 1 आ गया। इसका मतलब है ऐसे पाथ पे पार्टिकल चलेगा, ये एलिप्टिकल पाथ हो गया। तो जैसा सवाल है उसके हिसाब से आपको पाथ पूछा जाएगा। आपको अपने दिमाग से थोड़ा मैथमेटिक्स लगानी है, क्योंकि जेई के पेपर में ये सवाल आते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स आपको खुद ही हैंडल करनी है। वो आपको मैंने एक दो एग्जाम्पल करा दिए हैं, बट इस एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, धीरे से टकाटक कुछ वैल्यूज निकाल के सॉल्व करनी पड़ेगी। मतलब इसमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। मैंने दो एग्जाम्पल बता दिए, हो सकता है दोनों साइन या दोनों एक जैसे दिखे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक साइन या कॉस का है तो एलिप्टिकल बन
ठीक है ना। तो क्या सारे पॉसिबल वैल्यू, सारे आंसर मैं ही बताऊंगा? नहीं नहीं, सवाल होगा उसके हिसाब से चेक करना कैसा दिया, उससे कुछ रिप्लेस होके एक्स और वाई का आपस में रिलेशन बन सकता है और टाइम एलिमिनेट हो सकता है, तो कर देना फटाफट। 2 मिनट में डैम्प्ड ऑसिलेशन खत्म करते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में जैसे एयर रेजिस्टेंस टाइप का कोई फोर्स होता है, तो आप बोलते हैं कि ये पार्टिकल को ऐसे ऑसिलेट करा के छोड़ा, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है और धीरे धीरे ये रुक जाता है। तो हम कहते हैं कि सिस्टम में एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली डिसिपेट होती है और ऑसिलेशन पीरियोडिक रहता है, लेकिन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि ये सब मामला बहुत थियोरेटिकल है। तो ऐसे केस में एक फोर्स तो kx लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है, और मास इंटू एक्स। जैसे पहले होता था माइनस kx इक्वल टू ma, अब एक और फोर्स लग गया है। ये माइनस बी इंटू वी को बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, और बी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। ये एक्स्ट्रा फोर्स है, जैसे एयर रेजिस्टेंस होता है उस तरह का। आपने देखा भी होगा, अगर एक पेंडुलम को आप डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ऐसा नहीं है कि 10 साल तक वो ऑसिलेट ही हो रहा है। आप देखते देखते ही आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो स्लो होते जा रहा है, इसकी तो एनर्जी खर्च हो गई। तो तुम बोलोगे ना यार हवा से बार बार क्रॉस करेगा तो एयर के पार्टिकल उसको ड्रैग फोर्स लगा के रोकेंगे, आगे जाएगा तो पीछे फोर्स लगाएंगे, पीछे आएगा तो आगे फोर्स लगाएंगे, तो हमेशा रोकते हैं। जैसे आप अगर बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने से हवा लगती है आपको, वो हवा आपको रोकती है। आप ज्यादा तेज बाइक चलाते हैं तो ज्यादा हवा की टक्कर आपको लगती है। अगर बाइक चलाई हो आप लोगों ने, क्या आप लोग बाइक चलाई कभी? बाइक चलाते समय तो बिल्कुल हीरो बन जाते हो, ला 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 टी टी। अरे बाइक भगाओगे तो ज्यादा भगाओगे तो बाल ज्यादा उड़ते हैं, और ज्यादा भगाते हैं लोग, बाबा बाल उड़ गए। तो डैम्पिंग कांस्टेंट वाला फोर्स और लग रहा है पीछे पीछे, माइनस इसलिए लिखा वेलोसिटी के अपोजिट। अगर बाइक आगे चलाएंगे पीछे लगेगा फोर्स। तो ये वाले फोर्स में ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ गया है। अगर ऐसा फोर्स हो तो आप समझ जाना डैम्प्ड ऑसिलेशन है। इसमें मैं आपको दो आंसर बता रहा हूं, e रेज टू पावर माइनस बीटी बाई 2, एक फॉर्मूला ये, और ओमेगा ऑफ ऑसिलेशन इज रूट के बाई एम माइनस बी 4m स्क्वायर। दो हैं, ए नॉट है इनिशियल एम्पलीट्यूड और ए है एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। यहां पे देखो क्या टर्म आ रहा है, ये जो बी एक्स्ट्रा आ गया बी टी बाई 2m, बी टी बाई 2m, इसकी सॉल्विंग हमारे सिलेबस में नहीं है। ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है लेकिन सॉल्विंग नहीं है, तो यहां लिखना बी टी बाई 2m। अच्छा बताओ, पुराना ओमेगा आपको याद होगा, हम पढ़ते थे रूट के बाई एम, पुराना ओमेगा पढ़ते थे रूट के बाई एम, उसकी साथ में एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गया बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। देखो यहां से बी बाई 2m जो लिखा है उसी का स्क्वायर इसके अंदर लिखा है, बी टी बाई 2m, यहां बी बाई 2m है, यहां पे बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। ये कैसे आया सिलेबस में नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी सॉल्विंग सिलेबस में नहीं है, बट ये फॉर्मूले अपने एनसीईआरटी में गिवन है तो इसके सवाल आ रहे, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो मैं आपको आज आदेश दे रहा हूं कि इनको याद करो, याद कर लो। बस आपको एक ही बात पे ध्यान देना है कि डैंपिंग वाला फोर्स अगर B इंटू वी आ गया, ये जो डैंपिंग कांस्टेंट वैल्यू पता चल गया और मास हमें क्वेश्चन में पता है, तो B बाई 2m का फैक्टर एक इसमें आएगा और B बाई 2m का होल स्क्वायर वाला फैक्टर इसके रूट में आएगा। इसको याद कर लेना आपको। अगर B इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा, और B का टर्म 0 हो जाए तो ओमेगा भी पुराना वाला SHM वाला हो जाएगा, अदरवाइज ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है।
इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ ऐसे घटता चला जाए। तो अगर कोई कहे टाइम टेकन बाय एम्पलीट्यूड टू चेंज फ्रॉम A1 to A2 is T is equal to 2m by B ln A1 by A2। ऊपर इनिशियल लिखना और बाद में फाइनल लिखना और यहां पे वैल्यू रख देना, टाइम आ जाएगा। इसी से सॉल्व किया पीछे जो लिखा था एक्सपोनेंशियल वाला। वैक्यूम में डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला जा सकता है कि वैक्यूम में एयर नहीं होती है तो डैम्पिंग बहुत कम होगी या नहीं, ठीक है। लेकिन ये जेई में आता है, ये सवाल जेई में आया है बहुत बार, बट इसका डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो भी याद करके जाना है और इसको चिपका देना है। फॉर्मूला इससे आएगा, जैसे बोलता है ए से A/3 होने में 5 सेकंड लगे तो A/3 से A/9 होने में कितना समय लगेगा, टाइम बताओ। तो हमने कहा कि 5 सेकंड इज इक्वल टू 2m by b ln A/A/3। फिर ये लिखा t इज इक्वल टू 2m by b ln A/3/A/9। तो आपने देखा कि ये कैंसिल किया तो भी ln 3 आया और ये कैंसिल किया तो भी 3 आया। तो 2m by b ln 3 का वैल्यू 5 है और 2m by b ln 3 का वैल्यू क्या है, ये फिर से पूछा है तो ये 5 ही है। इस तरह के अजीबोगरीब सवाल से हमको यह पता चलता है कि जिस फ्रैक्शन में एक बार चला गया सेम टाइम में सेम फ्रैक्शन डिवाइड हो जाएगा। यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खास बात है। अगर मैथमेटिक्स समझ पाए तो आपको बहुत मजा आएगा ये सोच के। फिर से सुनो, अगर a से A/2 होने में 1 घंटा लगता है तो A/2 से 1 घंटे बाद फिर कितना वैल्यू हो जाएगा, A/4। फिर एक और घंटा बीत जाए तो कितना कितना एम्पलीट्यूड रह जाएगा, A/8। फिर 1 आवर और बीत जाए तो कितना रह जाएगा, A/16। क्या सर ये किसी के लिए भी ट्रू है? बिल्कुल। A से A/3 होने में मान लो 10 मिनट लगते हैं तो A/3 से अगले 10 मिनट बाद फिर कितना हो जाएगा, A/9 हो जाएगा। फिर 10 मिनट और बीत जाए तो कितना हो जाएगा, A/27। यानी सेम नंबर से सेम टाइम में डिवीजन होता जाता है। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। फोर्स्ड ऑसिलेशन, बस ये आखिरी पॉइंट है इसलिए जल्दी से करा दे रहा हूं। इफ अ ड्राइविंग फोर्स F is equal to F नॉट cos ओमेगा 1t, ओमेगा टी कर देते, acts on a system of नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, उसको अगर तुम छोड़ दो ऑसिलेट करा के तो वो खुद ही ऑसिलेट होना चाहता है, उसका ω√G/L होता है। ये तो खुद ही चाहता है ऑसिलेट होना। एक पेंडुलम को ऐसे खिसका के छोड़ दिया तो वो खुद ही ऑसिलेट होना चाहता है। लेकिन पेंडुलम को हाथ से पकड़ के तुम अगर ऐसे ऐसे हिलाओगे तो अपने नेचुरल ऑसिलेशन से ऑसिलेट नहीं होगा। अगर तुमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया जो फोर्स ऑसिलेट कराएगा तो फोर्स उसको अपने ओमेगा से ऑसिलेट कराएगा। तो यहां लिखा है इफ अ ड्राइविंग फोर्स DRIVING ड्राइविंग फोर्स F0 cos omega t acts on a system of natural frequency omega naught, it oscillates with frequency of driving force omega, लेकिन और the amplitude will remain
स्मॉल, एम्पलीट्यूड विल रिमेन स्मॉल, और एम्पलीट्यूड का फंक्शन ये मैंने आपको बनाया हुआ है, एम्पलीट्यूड विल रिमेन स्मॉल। बट अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट हो जाए तो एम्पलीट्यूड increases to a very large value, और बहुत लार्ज वैल्यू पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो इस इवेंट को कहेंगे इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको मैं थोड़ा सा 10 मिनट इसको मैं नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट ऑसिलेट कराऊंगा, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जो मैंने लिखा है, और एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।